we are going to start chapter number 4 of your ordinary differential equation. Till now we have discussed chapter number 1, 2 and 3. Now chapter number 4 will form the basis of your next chapter, that is chapter number 5, 6, 7 and more chapters. So what is this chapter? Linear differential equation with constant coefficients. So chapter का पहले meaning समझते हैं. A linear differential equation with constant coefficient, it is the one in which dependent variable and their derivatives occur इन द फर्स्ट डिग्री. मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है, उनके डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे. जैसे dy by dx हो गया, ये n डेरिवेटिव है, n-1 डेरिवेटिव है. अब तो इन द फर्स्ट डिग्री. फर्स्ट डिग्री मतलब मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था, दो टर्म्स होती है हमारे पास, डिग्री और ऑर्डर. डिग्री क्या होती है कि आपने कितनी बार डेरिवेटिव लिया, तो यहाँ पे सिर्फ आप एक बार डेरिवेटिव लोगे. डिग्री 1 मतलब डेरिवेटिव आपको लेना है. और ऑर्डर क्या आएगा, इसकी हाईएस्ट पावर. मतलब इसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास नहीं होनी चाहिए. वो मैंने 3 लिख दिया, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन डेरिवेटिव जो है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, मतलब dy by dx होना चाहिए. एंड दे आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर. और ऐसे भी नहीं कर सकते हम, जैसे dy by dx कर दिया इनटू d स्क्वायर y by dx स्क्वायर कर दिया, तो वो हम नहीं कर सकते. यहाँ पे कंडीशन क्या है कि वो फर्स्ट डिग्री का ही होना चाहिए. और कांस्टेंट जो होते हैं वो कोएफिशिएंट्स होने चाहिए, मतलब p0, p1, pn ये सारे क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए. तो इसकी जनरल इक्वेशन है p0 d पावर n y d पावर x मींस nth डेरिवेटिव, then n-1 डेरिवेटिव, then टर्म इज y and that is equal to x समथिंग होगा हमारे पास. ये p0, p1, pn सारे कांस्टेंट्स हैं और ये हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं. इसकी जनरल फॉर्म है. आपको इस चैप्टर में बेसिक क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो है d by dx, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली d से. इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं d से. तो इस पूरी इक्वेशन को अब जैसे यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन से हम y बाहर निकाल देते हैं, तो आ जाएगा p0 dn by dxn प्लस p1 dn-1 by dx raised to power n-1 प्लस pn, और इस सबके बाहर हम लिख लेते हैं y is equal to something x. सो अब ये देखिए, इसको हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ये इसको मैंने माना d, तो इसको लिख सकते हैं हम n dn मतलब d की पावर n प्लस p1, इसको लिख सकते हैं d की पावर n-1, क्योंकि ये वाली टर्म d by dx को हम लेट के d से बन जाएगा dn-1 प्लस अप टू सो ऑन अप टू pn इनटू y is equal to x. सो जब ये वाली टर्म होगी, ये वाला y से y के साथ वाला, इसको हम बोलेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गिवन इक्वेशन. तो ये हमारे पास होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन. तो हम बेसिकली जब सॉल्यूशन निकालते हैं, यहाँ पे हम सॉल्यूशन निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर फाइंड आउट करते हैं. और जो सॉल्यूशन होता है वो दोनों की एडिशन होती है. पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमारे पास डिफरेंट केसेस बनते हैं. सपोज सॉल्यूशन में जो हमारे रूट्स आए हैं वो रियल भी आ सकते हैं, इमेजिनरी भी आ सकते हैं. तो जो डिफरेंट रूट्स हैं उनके ऊपर हमारे पास कंडीशन आएगी कि वो रूट्स कैसे हैं, इक्वल है, डिफरेंट है, रियल है, इमेजिनरी है. तो उसके बेसिस पे हमारे पास 4 केसेस बनते हैं. नाउ केसेस फॉर द सॉल्यूशन, और वी कैन राइट फॉर द रूट्स. फर्स्ट केस बनता है जब रूट्स हमारे पास रियल आ रहे हो और डिफरेंट आ रहे हो. रूट्स क्या आ रहे हो, रियल आ रहे हो और डिफरेंट आ रहे हो, तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आएगा बेसिकली c1 e रेज़ टू पावर, सपोज रूट्स आ रहे हैं हमारे पास m1 से mn, c1 रेज़ टू पावर m1x प्लस c2 रेज़ टू पावर e रेज़ टू पावर m2x प्लस c3 कांस्टेंट्स के साथ लिखेंगे e रेज़ टू पावर m3x अप टू सो. तो ये बेसिकली हमारा क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर. लास्ट में हमारे पास आ जाएगा cn e रेज़ टू पावर mnx. अगर रूट्स हमारे पास रियल तो आ रहे हैं लेकिन सेम आ रहे हैं, सेकंड पार्ट क्या आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं और सेम आ रहे हैं. सपोज m1 m2 हमारे पास m के इक्वल आ रहे हैं और बचे हुए रूट सपोज m3 और m4 है, वो डिफरेंट है. ये डिफरेंट है, ये सेम आ रहे हैं. तो हम इसको कैसे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर में, c1 प्लस c2x. दो रूट सेम है तो ये आ जाएगा c1 c2x, मतलब दो टर्म्स आएंगे रेज़ टू पावर e रेज़ टू पावर mx. देखिए e रेज़ टू पावर mx तो हर क्वेश्चन में होता है, डिफरेंट है तो भी था. अब सेम आ गया तो बस यहाँ पे ये चाहिए, दो सेम आए तो एक टर्म इसकी और एक टर्म इसकी लिखी जाएगी. डिफरेंट और डिफरेंट के तो सेम केस रहेगा c3 e रेज़ टू पावर m3x प्लस c4 e रेज़ टू पावर m4x.
नेक्स्ट केस आता है हमारे पास, अगर रूट्स हमारे इमेजिनरी आ रहे हैं। क्या है रूट्स इमेजिनरी। इमेजिनरी केस क्या हो सकता है, a प्लस माइनस आयोटा भी आ रहे हैं। रूट्स क्या आ रहे हैं, a प्लस माइनस आयोटा, बिकॉज इमेजिनरी रूट्स दैट आर इन द कॉन्जुगेट पेयर। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, e रेज टू पावर ax, ये जो टर्म है ये e रेज टू पावर में लिखेंगे तो जो रियल पार्ट है वो ऊपर लिखा जाएगा, c1 cos bx प्लस c2 sin bx। क्या पता रूट्स ऐसे आ रहे हो, इमेजिनरी भी आ रहे हो रियल भी आ रहे हो, तो इमेजिनरी भी आ रहे रियल भी आ रहे, तो इमेजिनरी को तो ऐसे लिखेंगे और रियल वाले को इसके साथ अटैच करके लिख देंगे। सपोज आ जाएगा c1 e रेज टू पावर m1x, सपोज यहाँ पे m1 और m2 क्या है डिफरेंट आ रहे हैं, प्लस c2 e रेज टू पावर m2x। बाय चांस अगर इमेजिनरी आ रहे हैं दो और दो सेम आ रहे तो इन दोनों कंडीशन को हम अटैच करके लिख देंगे। सो डिपेंड करेगा कौन कौन सी कंडीशन वो हमारे पास देगा। फिर हमारे पास आता है फोर्थ केस, इसके अंदर इमेजिनरी रूट्स हो गया, जब हमारे पास चार रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, व्हेन वी हैव फोर रूट्स इमेजिनरी और दो दो सेम है। सपोज एक आ रहा है मेरे पास अल्फा प्लस माइनस आयोटा भी, एक आ रहा है a प्लस माइनस आयोटा b। या फिर ये केस भी आ सकता है, चार रूट्स इमेजिनरी है, ये केस आ गया। एक केस आपकी जो बुक में गिवन है वो है अल्फा प्लस माइनस आयोटा b, कि मतलब ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या बनेगा, दैट इज c1, देखिए जो ये वाला पार्ट है इसको पावर में लिखेंगे e रेज टू पावर अल्फा x, c1 प्लस c2x, c1 प्लस c2x cos ऑफ, ये बीटा यहाँ पे भी बीटा x प्लस c1 डायरेक्ट लिखिए प्लस c3 प्लस c4x प्लस साइन इंटू साइन बीटा x इंटू साइन बीटा x। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, अगर चारों रूट सेम आ रहे हैं तो e रेज़ टू पावर ये वाला पार्ट जाएगा ऊपर जैसे इसमें गया था। फिर जो सेम आ रहा है तो सेम आने के लिए हम ब्रैकेट में क्या लिखते हैं c1 प्लस c2x, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा जाएगा c1 प्लस c2x। फिर यहाँ पे जब सेम नहीं आते जब इमेजिनरी आते तो cos की टर्म और sin की टर्म इंट्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे cos की टर्म और sin की टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगी। फिर नेक्स्ट में आएगा एक और रूट सेम है, प्लस वाले भी सेम माइनस वाले भी सेम है, तो माइनस की जाएगा c3 प्लस c4x इनटू sin बीटा x। तो ये चार फॉर्मूले पे हमारी एक्सरसाइज बेस्ड है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ योर एक्सरसाइज। इसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे यहाँ पे हमारी। तो एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है। तो इस इक्वेशन को पहले आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना आना चाहिए, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे इसके हम, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में अगर आपको ध्यान हो, मैंने अभी आपको बताया था कि d बाय dx को हम पुट करते हैं कैपिटल D। तो देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में फिर मैंने आपको बताया था कि d रेज़ टू पावर n बाय dx की पावर n को हमने पुट किया था d की पावर n। तो बेसिकली यहाँ पे d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर है और इन सभी टर्म्स में से y कॉमन आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं स्टार्टिंग में तो आप इसको y को बाहर निकाल सकते हैं। आपके लिए इजी रहेगा, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट लिख पाओगे इससे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। पहले y को मैंने बाहर निकाल लिया, अब d स्क्वायर बाय dx के मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करके आ जाएगा d स्क्वायर प्लस a प्लस b एज इट इज, d बाय dx मतलब इसकी पावर बढ़ जाता है, आ जाएगा d। आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है बेसिकली, प्लस ab इनटू y इज इक्वल टू 0। फिर मैंने आपको बताया था कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है जो y के साथ होती है, तो ये वाला पार्ट हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है। सो यू विल राइट हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, फिर हमने चार केसेस डिस्कस किए थे कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स कैसे आते हैं। ये वाला ऑक्सिलरी इक्वेशन कई बुक्स में क्या करता है d को m में चेंज करते हैं, फिर वापस m को d में चेंज करते हैं, तो हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज d स्क्वायर प्लस ad प्लस bd प्लस ab इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d कॉमन लेते हैं d इंटू d प्लस a, प्लस यहाँ से b कॉमन लेते हैं d प्लस a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा d प्लस a d माइनस b इक्वल्स टू 0। तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास d प्लस b, d इज इक्वल टू माइनस a एंड माइनस। तो रूट्स हमारे पास आ रहे हैं 2 आ रहे हैं और रियल आ रहे हैं और डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, तो उसका ये कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या आएगा हमारे पास। देखिए सॉल्यूशन जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर का पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है उसके लेफ्ट साइड से आता है और पर्टिकुलर इंटीग्रल राइट साइड से आता है।
तो इक्वल टू तो 0 है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें मिलेगा नहीं, इस पूरी एक्सरसाइज में आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर मिलेगा। तो आप यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन लिख दो, हेंस द जनरल सॉल्यूशन इज, हम डायरेक्ट लिख दो जनरल सॉल्यूशन। अगर रूट्स डिस्टिंक्ट आते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, c1 e raised to power m1x, दैट इज c1 e raised to power m1, m1 यहाँ पे है -a into x प्लस c2 e raised to power minus m2x, तो यहाँ आ जाएगा m minus b। बेसिकली फॉर्मूले में क्या होता है, c1 e raised to power m1x प्लस c2 e raised to power m2x, तो यहाँ पे m1 माइनस a और m2 क्या है माइनस a, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखनी आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, d square y by dx square minus 13 dy by dx minus 12y। तो यहाँ देखिए दोबारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, तो y को हम बाहर निकाल देते हैं यहाँ से, अगर आपको कंफ्यूजन होती है y के साथ तो y को बाहर लगा के लिखो। अब ये फॉर्मूला माइंड में रखो सिर्फ कि d raised to power n by d raised to power x n हमारे पास dn होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो d square by dx square है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, d square minus 13, इसकी वैल्यू क्या आएगी, n की जगह 1 पुट कीजिए, d by dx that is d1, तो d आता है minus 12 y is equal to 0। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ चुकी है। फिर हम यहाँ से लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d square minus 13d minus 12 is equal to 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं, d स्क्वायर माइनस 12, या तो आप d को ऐड में चेंज करके फिर रूट्स फाइंड आउट करो, असली में तो d के रूट्स आएंगे क्या, अगर d को n के इक्वल ऐड किया तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 12d minus d minus 12 is equal to 0। तो आ जाएगा d minus 12, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ बिल्कुल सही है, d minus 12, ये जो क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये तो इसके रूट्स नहीं बन रहे, आप क्वेश्चन में ना क्यूब दे रखा है, आपको क्यूब दे रखे हैं, स्प्रिंट है, क्योंकि यहाँ से तो इसके रूट्स नहीं आएंगे, नहीं इमेजिनरी रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स का क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए d क्यूब दे रखा है, तो वो कैसे करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे n की जगह 3 पुट कीजिए तो आपको मिल जाएगा d क्यूब minus 13d minus 12 into y। The auxiliary equation is, बस d स्क्वायर की जगह d क्यूब आएगा, d क्यूब minus 13d minus 12। एक रूट तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालते हैं। सो अगर मैं इसका एक रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो d को पहले मैं 1 पुट करती हूं, तो 1 minus 13 minus 12 तो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर d को -1 पुट करूं तो आ जाएगा -1 plus 13 minus 12 equals to 0। तो एक रूट तो मिल गया मुझे -1, बचे हुए रूट्स हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंथेटिक डिवीजन से। अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन नहीं आता तो आप इस सिंथेटिक डिवीजन की वीडियो देख सकते हो। तो आ जाएगा -1, फिर इनके कोएफिशिएंट लिखते हैं 1 0 -13 -12, स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 लिखिए, डिवाइड बाय 1 एज इट इज, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखते हैं -1, तो आ जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ, तो आ जाएगा -12, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ, याद रहेगा 0। तो जो न्यू इक्वेशन आएगी वो ये वाली आएगी, लेकिन उसकी पावर्स क्या आएंगी कम, तो d क्यूब था तो ये आ जाएगा d स्क्वायर minus d minus 12 is equal to 0। तो आ जाएगा d स्क्वायर minus 4d plus 3d minus 12 is equal to 0। तो यहाँ से d की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 4 और -3, 4 और कोई आपको मिल जाएगी, तो d की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, 4 -3 and -1, तीनों रियल है और डिस्टिंक्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर या फिर हेंस द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय c1 e raised to power m1x तो मतलब 4x plus c2 e raised to power m2x that is -3x plus c3 raised to power m3x that is -x। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, आप खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, raised to power 4 dx raised to power 4 इस इक्वेशन दे रखी है हमें, तो हम क्या करते हैं, आपको पता ही है कि d by dx को हम पुट करते हैं d, और d raised to power n by dx की पावर n को हम पुट करते हैं d raised to power n। इतने क्वेश्चंस करने का आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ से हम y निकालते हैं और माइंड में निकाल लेते हैं y बाहर, तो y बाहर निकालने के बाद ये बन जाएगा d raised to power 4 plus 5 d क्यूब plus 6 d स्क्वायर minus 4d, बाहर निकालना है y, ध्यान रखना y equals to 0। तो 4d की इक्वेशन है, इसलिए मैंने क्वेश्चन उठाया आपके लिए।
तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, d⁴ प्लस 5d³ प्लस 6d² माइनस 4d माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ चुकी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन 4 डिग्री के तो हमें दो रूट्स तो हीट एंड ट्रायल से निकालने पड़ेंगे। पहले हम d को 1 पुट करके देखते हैं। तो आ जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 6 माइनस 4 माइनस 8 दैट इज 0। तो एक रूट तो पता लग गया 1 है। अब इस इक्वेशन को सिंथेटिक डिवीजन से रिड्यूस कर देते हैं। तो इसको रिड्यूस करते हैं सिंथेटिक डिवीजन से 1 पुट करते हैं इनके कोएफिशिएंट्स 1 5 6 माइनस 4 माइनस 8। फिर ये वाला टर्म एज इट इज लिखते हैं, दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ। इस चैप्टर में सिंथेटिक डिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाएगा 8, फिर अगेन इनकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ चल जाएगी। तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन चुकी है। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं d³ प्लस 6d² प्लस 12d प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक रूट निकालना पड़ेगा, हिडन ट्रायल से 1 पुट करेंगे तो सॉल्यूशन ही आएगा। अगर हम इसके अंदर -2 पुट करें, क्योंकि 1 2 पुट करोगे तो भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि सारी टर्म्स जो है हमारे पास पॉजिटिव आ रही है। पुट d इज इक्वल टू -2, तो ये आ जाएगा -8 प्लस 24 माइनस 24 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक रूट और पता लग गया -2। तो माइनस अगर हम दो रूट पता है तो हम यहीं पर डायरेक्टली डिवीजन कर सकते हैं, सिंथेटिक डिवीजन। यहाँ पे -2 पुट करके क्या जगह 1 आ जाते हैं, क्योंकि दो रूट है। तो आप दोबारा कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये कोएफिशिएंट लिख के आएंगे, तो वाला पार्ट मत लिख लो। आ जाएगा 1 -2 4 -8 4 -8 0। तो न्यू रिड्यूस्ड इक्वेशन हमारे पास ये आई है, दैट इज d² प्लस 4d प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखिए, तो हमारे पास दो रूट्स तो पता लग चुके हैं हमें, d इज इक्वल टू 1 और -2। बचे हुए रूट्स इस इक्वेशन से, तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम, d प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो d की वैल्यू आ जाएगी -2 -2, ठीक है, -2 -2। तो यहाँ जो हमारे पास रूट्स है ना, वो तीन रूट्स बिल्कुल सेम है। हमने जो क्वेश्चन किया था जब केसेस डिस्कस किए, उसमें सिर्फ दो ही रूट्स देखे थे हमने। तो मैंने आपको तीन रूट्स का नहीं बताया, तभी मैंने क्वेश्चन करवाया। देखिए एक रूट तो डिस्टिंक्ट है, उसके लिए तो कोई फर्क नहीं, c1 e⁻m1x। दो रूट्स के लिए मैंने आपको बताया था c1 प्लस c2x e⁻mx, जो भी आपको दे रहा है। अगर एक और रूट आ जाए तो प्लस इसमें c3x² कर दो। अगर एक और रूट आ जाए तो c4x³ कर दो। ऐसे चलता रहेगा, तो आपको जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा। तीन रूट सेम है, हम c1 तो यूज कर चुके, कोएफिशिएंट तो हम यहाँ लिख देंगे c2 प्लस फिर नेक्स्ट वाली टर्म के साथ x मल्टीप्लाई करके प्लस नेक्स्ट वाली टर्म के साथ x² मल्टीप्लाई करके। तीन रूट सेम है तो ये 3 आने चाहिए into e⁻²x। सो ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा। है द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, d²y/dx² u² y = 0। तो माइंड में y को अलग रखिए, तो ये बन जाएगा d² प्लस u² into y = 0। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय d² प्लस u² = 0। तो आ जाएगा d = प्लस माइनस u आयोटा। सो हमारे पास यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स आ गए। तो इमेजिनरी रूट्स में वैसे ना होता है a प्लस b आयोटा, इसका फॉर्मूला होता है c1 e⁻ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx। ये जनरल फॉर्मूला था केस नंबर 3 था। तो यहाँ पे देखिए a वाली टर्म है, तो यहाँ पे a की जगह 0 पुट होएगा। तो e⁻0x c1 cos b, यहाँ पे u, so cos ux प्लस c2 sin ux से आ जाएगा। इसको 0 1 पुट कर देंगे, दैट इज c1 cos ux प्लस c2 sin ux। तो ये हमारे पास जनरल टर्म आ जाएगी। दिस इज द जनरल टर्म। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है, d⁴/dx⁴ प्लस 4y = 0। तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, पहले y कॉमन निकाल लेते हैं माइंड में, तो ये बन जाएगा d⁴ प्लस 4 into y = 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, ऑक्सिलरी इक्वेशन है हमारे पास d⁴ प्लस 4 = 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। चार रूट्स बने क्योंकि 4 डिग्री की इक्वेशन है। तो क्या करते हैं चार रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि अगर हम ऐसे भी करें -4 और फिर इसको लिख दे d² का स्क्वायर, इसको लिख दे -2 का स्क्वायर,
तो बन जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। दो रूट्स आ चुके हैं। अगर यहाँ पे डी स्क्वायर की वैल्यू ये है तो डी की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास दो ही रूट्स आ पा रहे हैं, चार रूट्स पॉसिबल नहीं यहाँ से आना, तो हम सिंपल वन मेथड यूज करेंगे, क्या होल स्क्वायर कंप्लीट करेगा, दैट इज डी की पावर 4 प्लस 4 प्लस 2d स्क्वायर ऐड कर देते हैं माइनस 2d स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वल टू 0। तो बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2d का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी डी स्क्वायर प्लस 2 माइनस रूट 2d, बन जाएगी डी स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट 2d इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी दो d की वैल्यूज निकलेंगी और वहां से भी हमारे पास दो d की वैल्यूज निकलेंगी। तो दोनों d की देखिए होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ना यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे 4d स्क्वायर हमें ऐड करना पड़ेगा, 4d स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी होल स्क्वायर बनेगा हमारे पास। तो यहाँ पे अंडर रूट नहीं आएगा। तो यहाँ से देखिए एक दो b की वैल्यूज यहाँ से आएंगी, दो यहाँ से, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं माइनस b दैट इज प्लस 2 प्लस माइनस b स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 8/2, और यहाँ से आएंगी माइनस 2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 8/2। यहाँ से मिल जाएगी 1 प्लस माइनस आयोटा, यहाँ से मिल जाएगी माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा। आयोटा में टर्म्स है, इसको आयोटा में कैसे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, जनरल सॉल्यूशन is given by, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए c1 cos, ये वाली टर्म के साथ जो कोफिशिएंट है तो यहाँ लिखा जाता है कि a प्लस माइनस b आयोटा, तो cos bx होगा, तो cos x प्लस c2 sin bx into e raised to power x, so e raised to power x मतलब e raised to power x प्लस इसका लिखेंगे दैट इज e raised to power माइनस x, क्योंकि माइनस है, c1 देखिए c1 ये ऑलरेडी यूज हो चुका है, c2 यूज हो चुका है, यहाँ c3 लिख देते हैं, c3 cos यहाँ पे 1 है तो cos 1x प्लस c4 sin 1x। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, d पावर 6y बाई dx 6, जो भी इक्वेशन दे रखे हैं उसको हमें प्लस फिर 4 पावर है, फिर 2 है और फिर सिंपल है, तो इसको जनरल फॉर्म सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म d की पावर 6 प्लस 6 d की पावर 4 प्लस 12d स्क्वायर प्लस 8 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसके 6 रूट्स निकलेंगे, अब वो क्या क्या निकलेंगे उसको देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे सारी पावर जो है इवन है, तो क्या करता है डी स्क्वायर को टी लेट कर देते हैं, लेट डी स्क्वायर इज इक्वल टू टी। पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, डी की पावर 6, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में डी स्क्वायर को टी पुट करते तो आ जाएगी टी क्यूब प्लस 6 टी स्क्वायर प्लस 12t प्लस 8। इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं पहले। अगर मैं टी को यहाँ -1 से रिप्लेस करूँ तो आ जाएगा -1 प्लस 6 माइनस 12 प्लस 8। तो बस हिट एंड ट्रायल से हमें देखना पड़ेगा कि इसके रूट्स क्या बन रहे हैं। -1 से काम नहीं चला तो हम पुट करते हैं -2 पुट करके देखते हैं, तो -2 का क्यूब प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 24 प्लस 8, तो आ जाएगा -8 24 माइनस 24 प्लस 8। तो d इज इक्वल टू -2 को सेटिस्फाई कर रहा है। एक रूट पता लग गया किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का, तो बाकी रूट्स हम कैसे निकालते हैं, सिंथेटिक डिवीजन से। 1 6 12 8 1 है तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ 4, फिर दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ 4, आगे मल्टीप्लिकेशन यहाँ 0। नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट्स आएंगे d इज इक्वल टू -2 क्योंकि ये d प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो अभी तक हमारे पास 3 रूट्स आए हैं जो कि क्यूबिक इक्वेशन के आए हैं, t वाली इक्वेशन के। सो हमारे पास t की 3 वैल्यूज आई है यहाँ से -2 और अगर हमें डी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो मतलब इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट 2 आयोटा, मतलब 2 आयोटा -2 आयोटा -2 आयोटा -2 आयोटा -2 आयोटा। ये हमारे पास 6 रूट्स आ चुके हैं। तो जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे,
general solution is given by y is equal to c1, ये कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है तो c1। अब देखिए ये जो तीन रूट्स है ये हमारे पास रिपीटेड है और आयोटा में रिपीटेड है। पहली बात इनके साथ a तो है नहीं तो 0 लिखा जाएगा, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर इंटू cos अंडर रूट 2x प्लस c4 प्लस c5x प्लस c6x स्क्वायर साइन अंडर रूट 2x। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। केस नंबर 4 है जिसमें आयोटा वाले रूट जो है रिपीट है, तो ये दोनों रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में, ये दोनों कॉन्जुगेट में, ये दोनों कॉन्जुगेट में, तो तीन बार रिपीट हो रहा है तो तीन चीजें लिखी जाएंगी ब्रैकेट के अंदर, और आयोटा वाली टर्म में तो cos तो लिखा ही जाएगा। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें शो करना है कि इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें तो पता है इसके जनरल पहले रूट्स निकालते हैं, दैट इज d minus a raised to power 4 into y is equal to 0। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ सिंबॉलिक फॉर्म में, फिर हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी d raised to power 4 minus a raised to power 4 is equal to 0। तो यहाँ से रूट्स आएगा d, इसको लिख सकते हैं हम d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो d आ जाएगा प्लस माइनस a और यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस a आएगा। तो हमें तो पता है जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। जनरल सॉल्यूशन इज, यहाँ से लिखते हैं पहले c1 cos ax, क्योंकि साथ में एक और टर्म होती है दैट इज a प्लस b आयोटा होती है ना, यहाँ भी ये वाला टर्म 0 है तो e रेज़्ड टू पावर 0 1 होता है, प्लस c2 sin ax प्लस c3 की बजाय इस बार हम k3 लिखते हैं इसको, k3 e रेज़्ड टू पावर ax प्लस k4 e रेज़्ड टू पावर माइनस ax। k3 k4 लिखने का एक रीजन है, वो भी आपको समझ आता है। अब हमें यहाँ पे तो cos हाइपरबोलिक है, sin हाइपरबोलिक देख रहे हैं, ये वाली टर्म तो आ चुकी है, ये वाली चाहिए। देखिए c1 cos ax प्लस c2 sin ax प्लस k3 e रेज़्ड टू पावर ax को लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक ax प्लस sin हाइपरबोलिक ax प्लस k4 e रेज़्ड टू पावर माइनस ax को लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक ax माइनस sin हाइपरबोलिक ax। अब क्यों लिख सकते हैं, देखिए जो cos हाइपरबोलिक ax होता है उसकी वैल्यू होती है e रेज़्ड टू पावर x प्लस e रेज़्ड टू पावर माइनस ax बाय 2। sin हाइपरबोलिक ax की वैल्यू होती है e रेज़्ड टू पावर ax माइनस e रेज़्ड टू पावर माइनस ax बाय 2। दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए ये कैंसिल, प्लस 2 e a पावर x और 2 से 2 कैंसिल, तो e रेज़्ड टू पावर ax मिल जाएगा। सिमिलरली माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ये लिख दिया। उसके बाद देखिए c1 cos ax प्लस c2 sin ax, cos हाइपरबोलिक x कॉमन ले लेते हैं, k3 प्लस k4 प्लस sin हाइपरबोलिक ax k3 माइनस k4, k3 प्लस k4 को लेट कर लेते हैं हम, यहाँ से देखिए c3 से आ जाएगा cos हाइपरबोलिक ax इंटू c3, यहाँ से आ जाएगा तो लेट करते हैं c4 sin हाइपरबोलिक ax प्लस ये वाली टर्म्स का एवरेज, तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। बस यहाँ पे इसको ध्यान रखना है कि इसको चेंज करना है क्योंकि हमें ऐसा प्रूव करना है। नेक्स्ट देखिए d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर y प्लस d बाई dx dt प्लस 3x इक्वल टू 0। मैंने तो आपको कहा था कि d बाई dx को हम लेट कर लेते हैं कैपिटल D, तो यहाँ पे तो t आ चुका है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे वैसे फॉर्मूला होता है dy बाई dx का dy, अगर y है तो y मल्टीप्लाई में चला जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, y की रिप्लेसमेंट में है x और x की रिप्लेसमेंट में है d, तो यहाँ पे हम d बाई dt को मान लेते हैं d, कोई फर्क पड़ेगा, और dx बाई dt हमारे पास क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 और यहाँ पे x कॉमन चला जाएगा बाहर इज इक्वल टू 0। सो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसके रूट फाइंड आउट करते हैं, d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू आ जाएगी -3 और -1। -3 -1 के बाद c1 निकाल सकते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकाल सकते हैं, या फिर जनरल सॉल्यूशन c1 e रेज़्ड टू पावर -3x प्लस c2 e रेज़्ड टू पावर -x इज इक्वल टू योर x। ठीक है, अब देखिए आप मैंने गलती क्या कर दी, यहाँ पे x नहीं लिखेंगे t लिखेंगे, क्यों, क्योंकि dy बाई dx है तो हम नीचे x का लिखते हैं ना, अब नीचे यहाँ पे t है तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर या फिर जनरल सॉल्यूशन t के अंदर आएगा
इज इक्वल टू y लिखते हैं, यहाँ पे y की रिप्लेसमेंट में क्या है x। तो देखिए क्या बोला, जब t 0 है तो t को 0 पुट करते हैं तो आ जाएगा c1 प्लस c2 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आएगी 0, जब t 0 तो x की वैल्यू 0 है। फिर बोला जब dx by dt है तो इसकी वैल्यू 12, इसका डेरिवेटिव लेते हैं इस वाली टर्म का, तो आ जाएगा dx by dt इज इक्वल टू माइनस 3c1 e रेज़ टू पावर माइनस 3t माइनस c2 e रेज़ टू पावर माइनस t। dx by dt को हम पुट करते हैं 12 इज इक्वल टू माइनस 3c1, जब t की वैल्यू 0 तो dx by dt की वैल्यू क्या है 12 है, तो 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस c2। सो ये दो इक्वेशन है, यहाँ से आप c1 और c2 की वैल्यू फाइंड आउट करके मेन इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, करना चाहे तो कर सकते हैं, भी सॉल्व करते हैं। दो इक्वेशन है c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0 माइनस 3c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 12, कैंसिल, माइनस 2c1 इज इक्वल टू 12, तो c1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6, c1 की वैल्यू माइनस 6 तो c2 की वैल्यू आ जाएगी 6, पुट कर दो माइनस 6 c1 e रेज़ टू पावर माइनस 3t प्लस 6 e रेज़ टू पावर माइनस t इज इक्वल टू x। सो ये हमारे पास हमारा सॉल्यूशन आ जाता है। सो बाय दिस मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए इस एक्सरसाइज में से, तो ट्राई दिस एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।